आज हम 28 नवंबर 2025 के द हिंदू अखबार की परतों को खोलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ सुर्खियां पढ़ना नहीं है, बल्कि उन खबरों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझना है जो शासन, अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा तय कर रही हैं। बिल्कुल। चलिए, अर्थव्यवस्था से ही शुरू करते हैं। एक खबर है जिसने सबका ध्यान खींचा है। IMF ने हमारे राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों को C ग्रेड दिया है। ये सुनने में तो स्कूल की रिपोर्ट कार्ड जैसा लगता है। हाँ, और C ग्रेड कभी अच्छा नहीं माना जाता। बिल्कुल। तो इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? क्या इसकी वजह से कोई अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत में पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचेगा? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पे है। ये सिर्फ एक अकादमिक ग्रेडिंग नहीं है। C ग्रेड का साफ मतलब है कि हमारे डेटा में पारदर्शिता और सटीकता की थोड़ी कमी है, जो वैश्विक निगरानी में बाधा डालती है। अच्छा। जब बड़े निवेशक या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं किसी देश में अरबों डॉलर के निवेश का फैसला करती हैं, तो वो भरोसेमंद आंकड़ों पर ही निर्भर करती हैं। जी। अगर उन्हें लगता है कि हमारे GDP या महंगाई के आंकड़े पूरी तरह सटीक नहीं हैं, तो यह उनके लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इससे न केवल निवेश प्रभावित हो सकता है, बल्कि हमारी आर्थिक नीतियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। और ये समस्या सिर्फ GDP के आंकड़ों तक ही सीमित है या कहीं और भी है? नहीं, ये समस्या और भी गहरी है। महंगाई को मापने वाला जो सबसे बड़ा पैमाना है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। हाँ, CPI, उसको भी IMF ने B ग्रेड दिया है। B ग्रेड का मतलब है कि डेटा काम चलाऊ तो है, पर उसमें भी सुधार की काफी गुंजाइश है। और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। तो CPI का आधार वर्ष पुराना होने का मतलब क्या हुआ? क्या इसका ये मतलब है कि हम आज भी उन चीजों की कीमतें नाप रहे हैं जो लोग 10 साल पहले खरीदते थे? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। सोचिए, 2012 में एक आम भारतीय परिवार के खर्च में शायद डेटा पैक, OTT सब्सक्रिप्शन या ऑनलाइन फूड डिलीवरी, हाँ, ये सब चीजें शामिल नहीं थी। लेकिन आज ये हमारे जिंदगी के और हमारे बजट के बड़े हिस्से हैं। हमारा CPI बास्केट, मतलब जिन चीजों की कीमतों पर महंगाई नापी जाती है, वो अभी भी 2011-12 के हिसाब से बना है। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी की सेहत का अंदाजा उसकी 10 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट से लगा रहे हो। बिल्कुल सही कहा। तस्वीर मिलेगी, पर पूरी तरह सही नहीं होगी। अच्छी खबर ये है कि सरकार इसे अपडेट कर रही है और उम्मीद है कि 2026 तक नए आंकड़े आ जाएंगे। IMF से जुड़ा एक और मामला भी है, जहां सरकार और IMF आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये टैरिफ वाला क्या मामला है? जी, ये मामला भविष्य के अनुमानों से जुड़ा है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में ये मान लिया कि अमेरिका द्वारा कुछ चीजों पर लगाए गए 50% टैरिफ वो हमेशा बने रहेंगे। अच्छा, हमेशा के लिए? हाँ, भारत सरकार ने इस धारणा को खारिज कर दिया है। सरकार का तर्क है कि IMF का ये अनुमान कुछ ज्यादा ही निराशावादी है। सरकार का मानना है कि इसका असर थोड़े समय के लिए होगा और इसे संभाला जा सकता है। और शायद नए FTA से भी उम्मीद होगी? जी बिल्कुल, सरकार को नए मुक्त व्यापार समझौतों से भी उम्मीद है, जो निर्यात के लिए नए बाजार खोलकर इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था की दुनिया से निकलकर अब कानून और तकनीक की दुनिया में आते हैं। जी। एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से है, और ये हम सब की जिंदगी से जुड़ी है, इंटरनेट। ऐसा लगता है कि कोर्ट अब कह रहा है कि इंटरनेट का वाइल्ड वेस्ट वाला दौर खत्म होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि आपत्तिजनक कंटेंट, खास तौर पर अडल्ट कंटेंट, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, और जब तक उसे हटाया जाता है, तब तक लाखों लोग, खास तौर पर बच्चे और युवा, उसका शिकार हो चुके होते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि जो नुकसान होना होता है वो तो हो चुका। इसलिए कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो इस तरह के कंटेंट को फैलने से पहले ही रोक दे। एक तरह से एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। और इसी को लेकर कोर्ट ने एक ऐसा सुझाव दिया है जिस पर बड़ी बहस छिड़ सकती है, आधार जैसी व्यवस्था का इस्तेमाल। क्या ये हमारी ऑनलाइन आजादी और प्राइवेसी के लिए खतरा नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और कोर्ट ने भी इस पर ध्यान दिया है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि कुछ खास तरह के कंटेंट तक पहुंचने के लिए उम्र की पुष्टि करने के लिए आधार जैसे सिस्टम पर विचार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने तुरंत ये भी साफ कर दिया कि इसका मकसद अभिव्यक्ति की आजादी को कम करना बिल्कुल नहीं है। कोर्ट का कहना है कि एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी है, तो दूसरी तरफ लाखों मासूम लोगों की सुरक्षा का भी अधिकार है। ये इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है।
व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा से जुड़ा एक और अहम सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इस बार दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान को लेकर। बिल्कुल, कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बहुत मजबूत सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने या उन्हें अपमानित करने वालों को सजा देने के लिए SC/ST एक्ट जैसा ही एक कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। अच्छा, SC/ST एक्ट जैसा सख्त? जी, ये सुझाव एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा दिव्यांगों पर की गई भद्दी टिप्पणियों का जिक्र था। कोर्ट का संदेश साफ है, समाज में ऐसी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जहां व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाने की बात कर रहा है, वहीं सरकार ने कुछ मौजूदा कानूनों को पूरी तरह से बदल दिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये 4 नए श्रम संहिताएं, जिस पर देश 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। पहले इसका सकारात्मक पक्ष देखते हैं। इसे एक ऐतिहासिक सुधार क्यों कहा जा रहा है? देखिए, उद्योग जगत जैसे फिक्की का मानना है कि ये भारत के लेबर मार्केट को 21वीं सदी के लिए तैयार करने वाला कदम है। उनके मुताबिक इसके कई फायदे हैं। पहली बार देश के हर मजदूर को, चाहे वो कहीं भी काम करे, एक न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, वेतन समय पर मिलेगा, हफ्ते में 48 घंटे काम करने का नियम तय होगा, और सबसे बड़ी बात, सामाजिक सुरक्षा का दायरा असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक बढ़ाया जा रहा है। ये गिग वर्कर्स वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आज लाखों लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। जी, और अनुमान है कि 2030 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो ये एक भविष्य को देखकर उठाया गया कदम है। इसके अलावा कंपनियों के लिए भी चीजें आसान की गई हैं। कैसे? अब उन्हें कई रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंस और रिटर्न भरने की जगह सिर्फ एक ही भरना होगा। इससे छोटे और मंझोले उद्योग मतलब MSMEs को बहुत राहत मिलेगी, और महिलाओं के लिए समान वेतन, बेहतर मातृत्व लाभ और रात की पाली में काम करने की सुरक्षित इजाजत जैसे प्रावधान है, जिससे वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर ये सारे फायदे हैं तो फिर ट्रेड यूनियन इसका इतना जोरदार विरोध क्यों कर रही हैं? कहीं तो कुछ पेच होगा। आलोचक कहते हैं कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असल में ईज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग लेबर का दूसरा नाम है। बिल्कुल, और पेच बहुत बड़ा है। यहीं पर हम एक बुनियादी वैचारिक टकराव देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जैसी यूनियनों का कहना है कि ये कोड्स मजदूर विरोधी हैं। उनका मुख्य तर्क क्या है? उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये कानून मजदूरों के उन अधिकारों को छीन लेते हैं जिन्हें उन्होंने 100 साल के संघर्ष के बाद हासिल किया था। उनका मानना है कि ये कोड्स हमें औपनिवेशिक दौर में वापस धकेल देंगे। एक मिनट, ये फिक्स्ड टर्म रोजगार क्या है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है? आम नौकरी से ये कैसे अलग है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिक्स टर्म रोजगार का मतलब है कि आपको एक निश्चित समय के लिए काम पर रखा जाता है। मान लीजिए 6 महीने या 1 साल के लिए। प्रोजेक्ट खत्म, नौकरी खत्म। अच्छा, इसमें आपको स्थायी कर्मचारी वाले फायदे जैसे कि नौकरी की लंबी सुरक्षा या छटनी के नियम वो सब नहीं मिलते। ट्रेड यूनियनों की चिंता यही है कि कंपनियां स्थायी भर्तियां करने के बजाय किसी रास्ते को अपनाएंगी। हाँ, जिससे कर्मचारियों के सिर पे हमेशा नौकरी जाने की तलवार लटकी रहेगी। इसे ही वे हायर एंड फायर नीति को बढ़ावा देना कह रही हैं। और इन कोड्स को बनाने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जी, एक बड़ा आरोप ये है कि इन्हें बनाने की प्रक्रिया अलोकतांत्रिक थी। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। सामाजिक सुरक्षा पर उनका तर्क है कि आज भी देश के सिर्फ 7% मजदूरों को इसका फायदा मिलता है। ये कोड बाकी 93% को कैसे कवर करेंगे, इसका कोई साफ रोड मैप नहीं है। तो उन्हें डर है कि इनसे औद्योगिक शांति के बजाय शांति पैदा होगी। जी, संक्षेप में ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि भारत के विकास मॉडल का सवाल है कि विकास किसके लिए और किसकी कीमत पर हो रहा है। चलिए, अब देश की आर्थिक और कानूनी बहसों से निकलकर जमीनी स्तर पर पहचान की राजनीति को देखते हैं, और इसके लिए हमें असम झलना होगा। असम कैबिनेट ने 6 और समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने की सिफारिश की है। जी, ये 6 समुदाय हैं: कोच, राजबोंगशी, मटक, मोरान, चुटिया, ताई अहोम और चाय के बागानों में काम करने वाले चाय जनजाति। ये समुदाय दशकों से इस दर्जे की मांग कर रहे थे। तो अब राज्य कैबिनेट में अपनी मंजूरी दे दी है। हाँ, और अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन यहीं पर मामला उलझाता है। ये तो एक क्लासिक जीरो सम गेम वाली स्थिति लग रही है, जहां एक समूह का फायदा दूसरे का नुकसान माना जा रहा है। एक समूह को अधिकार देना दूसरों के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है? यही तो इस मुद्दे का सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल है।
ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU जैसे जो मौजूदा आदिवासी संगठन है, उनका तर्क है कि इन 6 बड़ी और ताकतवर जातियों को ST लिस्ट में शामिल करने से उनकी अपनी पहचान, राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। उनका डर क्या है? उनका डर है कि शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का फायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से कोकराझार जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और क्या सरकार के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे इन नए समुदायों को शामिल भी किया जा सके और मौजूदा ST समुदायों की सुरक्षा भी बनी रहे? अभी तक सरकार ने कोई फॉर्मूला सामने नहीं रखा है। अक्सर ऐसे मामलों में मौजूदा कोटे को बढ़ाने या सब कैटेगरी बनाने जैसे विकल्पों पर विचार होता है, लेकिन हर विकल्प की अपनी राजनीतिक और सामाजिक जटिलताएं हैं। और अब आखिर में एक संपादकीय पर नजर डालते हैं जो हमें एक व्यक्ति के विश्वास और एक संस्था के अनुशासन के बीच के टकराव की एक मार्मिक कहानी बताता है। कॉमन लेसन केस। ये मामला भारतीय सेना के एक अधिकारी का है। उन्हें इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान एक पूजा स्थल के गर्भगृह में प्रवेश करने से मना कर दिया था। क्यों? अधिकारी एक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे और उनका कहना था कि उनका विश्वास उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन लेख ये साफ करता है कि उन्होंने कोई अनादर नहीं किया था। उन्होंने परेड में हिस्सा लिया, जूते उतारे, पगड़ी बांधी। उनकी बस एक छोटी सी और विनम्र गुजारिश थी। सूरत तुलना करता है मशहूर फिल्म चैरियट्स ऑफ फायर से। अच्छा, उस फिल्म से? हाँ, उस फिल्म में एथलीट एरिक लिडल अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण रविवार को दौड़ने से मना कर देते हैं, लेकिन उन्हें सजा देने के बजाय उनके लिए एक समायोजन किया जाता है। उन्हें दूसरी रेस में दौड़ने का मौका दिया जाता है। तो लेख का तार्क है कि सेना का नेतृत्व भी इस मामले को संवेदनशीलता से सुलझा सकता था। जी, ये मामला दिखाता है कि कैसे एक अच्छा अनुष्ठान भी अगर कठोरता से लागू किया जाए तो वो बहिष्कार का कारण बन सकता है। भारतीय सेना की असली ताकत हमेशा उसकी समावेशी भावना रही है और ये फैसला उस भावना पर एक चोट जैसा है। तो आज हमने देखा कि आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता कितनी जरूरी है, कैसे श्रम सुधारों के 2 पहलू हैं और कैसे व्यक्तिगत विश्वास और संस्थागत नियमों के बीच टकराव होता है। और आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। अखबार में एक छोटी खबर पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की भी है। सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी, ये प्रक्रिया जो शासन को कुशल और शुद्ध बनाने के लिए है, जमीनी स्तर पर कई नागरिकों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने की होड़ में उन लोगों के लिए क्या दांव पर लग जाता है जिनके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए सही दस्तावेज या साधन नहीं है। शासन की बड़ी योजनाओं और एक आम नागरिक की जिंदगी के बीच का ये तनाव, ये शायद आज की हर बहस के केंद्र में है।